हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर JIB CIB। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ABFM का जो मॉड्यूल ए है उसका यूनिट 4 जो हमने स्टार्ट किया था स्टाफिंग, उसका 4th पार्ट देखने वाले हैं। इसके पहले पार्ट्स में हमने देखा था स्टाफिंग क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है स्टाफिंग में, फिर उसके बाद में उसके अंदर सिलेक्शन कैसे होता है, रिक्रूटमेंट कैसे होता है, ठीक है। फिर एम्प्लॉयज़ का ट्रेनिंग कैसे किया जाता है, क्या क्या टाइप्स होते हैं ट्रेनिंग के, फिर रिटेंशन और डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ती है, रिटेंशन प्रैक्टिसेस, ठीक है, स्ट्रैटेजीज यूज्ड इन रिटेंशन, ये सभी चीज़ें हमने पहले लेक्चर्स में देखी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आई वुड सजेस्ट आप पहले जाके वो वीडियोस देखिए ताकि आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगी अबाउट दिस चैप्टर, और फिर आप ये वीडियो स्टार्ट कीजिएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन, जब एम्प्लॉयज़ वो कंपनी छोड़ के ना जाए, अगर ऐसा लग रहा है मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को, जिनको उन्होंने अच्छे से रिक्रूटमेंट किया है, उनका प्रॉपरली सिलेक्शन किया है, चाहे वो एग्ज़ाम बेसिस पे हो, चाहे वो इंटरव्यू बेसिस पे हो, बाद में उनको ट्रेनिंग दिया, उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया, और फिर वो छोड़ के ना जाए एम्प्लॉय, तो उसके लिए जो रिटेंशन स्ट्रेटेजीज हमने यूज़ की थी, कॉम्प्रहेंसिव रिटेंशन स्ट्रेटेजीज एंड स्ट्रेटेजीज डायरेक्टेड एट रिटेंशन, उनका एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, when it comes to the effective and efficient administration of an employee retention strategy, people managers play a crucial role. It is essential to the success of the program to have a management team that is informed about employee motivation, retention methods, benchmarking and best practices, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट होती है, जो पीपल मैनेजर्स रहते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एम्प्लॉय रिटेंशन स्ट्रेटेजी में। तो अगर उनको पता रहेगा कि क्या क्या टैक्टिक्स यूज़ करने हैं ताकि एम्प्लॉय रिटेन रहे कंपनी में, तो वो काम आसान हो जाएगा। जैसे कि उन्हें पता होना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन कैसे रखना है, मोटिवेटेड, क्या क्या रिटेंशन मेथड्स फॉलो करने चाहिए, क्या क्या बेंचमार्क सेट करने चाहिए, कौन सी ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो उनको ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करनी है, ठीक है, उनको एग्जीक्यूट करनी है उनके एम्प्लॉयज़ पे ताकि वो छोड़ के ना जाए। पहला है लेइंग द ग्राउंड वर्क, द इंफॉर्मेशन दैट एन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स to evaluate the magnitude of its problem and to assist in shaping the retention measures that are executed as a reaction can be obtained if the following actions are followed together with a given results। तो आगे ऐसी कुछ actions दी है, अगर वो अच्छे से ठीक से फॉलो की जाए तो एक तरीके का ग्राउंड वर्क, मतलब एक बेस अच्छे से तैयार हो जाएगा कि एम्प्लॉय रिटेन कर सके, ठीक है। देखते हैं क्या है। डिटरमाइनिंग वेदर एम्प्लॉय टर्नओवर इज अ प्रॉब्लम, you can accomplish this step by doing turnover analysis, benchmarking and a needs assessment both external and internal। देखिए, पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझे स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है। ओके, ये टर्म जब तक आपको समझ में नहीं आता तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं। एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अगर वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं तो उसे कहते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। जैसे कि एक पर्टिकुलर क्वार्टर में या एक पर्टिकुलर ईयर में या किसी पर्टिकुलर 6 मंथ्स में या किसी 1 मंथ में कोई पर्टिकुलर, मतलब कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय वो पर्टिकुलर टाइम जोन में छोड़ के जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, उसी को कहते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। और यही बात यहाँ पे की गई है कि एम्प्लॉय टर्नओवर एक प्रॉब्लम है या उससे हमें कुछ सीखना है, इसकी असेसमेंट करनी ज़रूरी है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। क्या कुछ इंटरनल फैक्टर्स की वजह से वो छोड़ के जा रहे हैं या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो उनको इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो देखना ज़रूरी है। क्रिएटिंग अ प्लान टू इम्प्रूव रिटेंशन आफ्टर एनालाइजिंग द टर्नओवर एनालिसिस, बेंचमार्किंग डेटा and needs assessment, an action plan for retention of employees should be prepared. This step involves determining whether broad-based or tailored techniques should be implemented or whether a combination of both should be used। देखिए, जो एक बार आपने रीज़न फाइंड आउट कर लिया कि क्यों एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, उसके बाद में आपको वो रिटेंशन स्ट्रेटेजी इंप्रूव करने के लिए एक प्लान बनाना है, ठीक है। टर्नओवर एनालिसिस किया आपने, ठीक है, कि क्यों वो छोड़ के जा रहे हैं। उसके बाद में आप एक तरीके का बेंचमार्क डेटा सेट करोगे, बेंचमार्क डेटा समझोगे कि कौन से पॉइंट पे एम्प्लॉय लीव कर रहे हैं, ठीक है, वो छोड़ रहे हैं। नीड्स असेसमेंट, उसका असेसमेंट करोगे। उसके बाद में एक एक्शन प्लान बनाओगे फॉर रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज़ टू बी प्रिपेयर्ड। मतलब एक बार ये सभी चीज़ों का आपने एनालिसिस कर दिया ना, तो उसके बाद में आपको
फाइंड आउट करना है, एक तरीके का एक्शन प्लान बनाना है, एक स्ट्रेटेजी बनानी है ताकि वो एम्प्लॉय ना छोड़े, ठीक है। तो ये स्टेप में कौन से चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं, वेदर ब्रॉड बेस्ड और टेलर टेक्निक शुड बी इम्प्लीमेंटेड या बोथ, मतलब चाहे वो लिमिटेड जोन में हो, चाहे लिमिटेड थिंग्स के ऊपर फोकस करे या चाहे ब्रॉड बेस्ड थिंग्स पे फोकस करे, लेकिन आपको एक फुल प्रूफ प्लान बनाना है कि एम्प्लॉयज़ ना छोड़ के जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कैरिंग आउट अ प्लान फॉर कस्टमर रिटेंशन. This includes putting into the action the techniques that have been determined to be suitable for the particular issue. मतलब आपको अलग अलग टेक्निक्स ऐसे डेवलप करनी है जिसकी वजह से वो जो इशू है, प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो सकती है, ठीक है। फिर एग्जामिनिंग द रिजल्ट्स. आफ्टर पुटिंग द स्ट्रेटजी इनटू एक्शन यू शुड एवेल्युएट द रिजल्ट्स टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ इम्पैक्ट इन कंपैरिजन टू द एक्सपेंस, ठीक है। मतलब एक बार आपने टर्नओवर प्रॉब्लम समझ लिया, उसके बाद प्लान बनाया, उसके बाद में वो प्लान एक्चुअली एग्जीक्यूट किया, कैरी आउट किया प्लान, और उसके बाद में क्या देखा कि वो प्लान एक्चुअली एग्जीक्यूट करने के बाद क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्या वो रिजल्ट्स पॉजिटिव है, क्या कुछ इफेक्ट हो रहा है, क्या एम्प्लॉय रिटेंशन रेट, एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, मतलब एम्प्लॉय रिटेंशन रेट बढ़ा है क्या, एम्प्लॉय टर्नओवर रेट कम हुआ है क्या, मतलब जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिज़ाइन करे कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, क्या वो कम हुआ है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी सक्सेसफुली यहाँ पे अप्लाई हुई है या नहीं। तो ये आता है एग्जामिनिंग द रिजल्ट्स के स्टेप में. फिर नेक्स्ट आता है बेंचमार्किंग. When getting ready to put in place a strategy for retaining employees, the first step that should not be skipped is the establishment of appropriate benchmarks, both external और internal. मतलब जब आप एक्चुअली स्ट्रेटेजी रेडी कर रहे हो ना एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए, तो आपको कुछ बेंचमार्क इस्टेब्लिश करने हैं, ठीक है, वो स्किप नहीं करने. बेंचमार्क चाहे इंटरनल हो फैक्टर्स का, चाहे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे बेंचमार्क हो. पहले बेंचमार्क देखिए, जब आप प्लान बनाते हो ना तो कुछ ना कुछ तो टारगेट सेट करते हो, ठीक है, कि मुझे सपोज़ आपको पढ़ाई करके कुछ जैसे कि अगर आप CIB का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने कुछ टारगेट सेट किया रहेगा, मुझे 60 मार्क्स लाने हैं, 100 में से 70 लाने हैं. तो ये आप क्या कर रहे हो, ये आप एक तरीके का बेंचमार्क सेट कर रहे हो कि जहाँ तक पहुँचने के लिए अभी आप एफर्ट्स डाल रहे हो ताकि उसके नज़दीक एटलीस्ट आप पहुँच सको, मिनिमम मैक्सिमम आप वो बेंचमार्क अचीव करो, ठीक है. तीसरा है कंपैरेटिव एनालिसिस विद द अदर ऑर्गेनाइजेशंस. इज़ द टर्नओवर रेट ऑफ 15% पर ईयर टू हाई? इट इज़ नॉट पॉसिबल to provide satisfactory response to this question in isolation when trying to determine whether employee turnover is a problem for business. Benchmarking the needs assessment can provide valuable information that can help with the determination. ठीक है, मतलब क्या है कि जो टर्नओवर रेट है, आप कब बोलोगे कि वो डेंजरस है, आप कब बोलोगे कि वो हाई है, इसका ऐसा कोई भी डेफिनेशन नहीं है. आपको उसके लिए आपके मार्केट में इमीडिएट सिमिलर बिजनेस के जो कॉम्पिटिटर्स है उनके साथ आपको कंपैरिजन देखनी पड़ेगी कि उनके कंपनी में क्या एम्प्लॉय टर्नओवर रेट है. तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा एक जजमेंट लेने में आसानी होगी कि ये हमारा जो टर्नओवर है कंपनी का एम्प्लॉय टर्नओवर वो ज़्यादा हाई है या नॉर्मल है, ठीक है. द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग और कंपनीज टर्नओवर रेट्स टू दोज ऑफ इट्स इंडस्ट्री एज वेल एज कॉम्पिटिटर्स इज नोन एज एक्सटर्नल बेंचमार्किंग. मतलब आप आपके इंडस्ट्री में जो भी कॉम्पिटिटर्स है उनके कंपनीज के टर्नओवर रेट्स के साथ अगर आप कंपेयर करते हो तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्किंग. मतलब आप एक्सटर्नल फैक्टर से कंपेयर करोगे, ठीक है. दीज नंबर्स शो एनुअल एंड मंथली क्विट रेट्स एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट फॉर नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट इन US. द डेटा आर स्प्लिट डाउन द इंडस्ट्री, जोग्राफिक रीजन, सेक्टर एंड अदर कैटेगरीज एज वेल. तो जब आप टर्नओवर रेट को कंपेयर करोगे बाहर के इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटर्स अलग दूसरे बिजनेसमैन के साथ, दूसरे बिजनेसेस के साथ, तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्किंग, ठीक है. अलग अलग टाइप के से उन्होंने दिए हैं एग्जांपल्स. US में क्या होता है कि आपका एनुअल और मंथली क्विट रेट्स चेक किया जाता है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, जो कि ऑल नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट है US में, तो उनका एनुअल और मंथली क्विट रेट चेक किया जाता है, ठीक है. और फिर डेटा को स्प्लिट किया जाता है जोग्राफिकल रीजन में, सेक्टर वाइज, कैटेगरी वाइज, ओके. फिर फोर्थ है इंटरनल बेंचमार्किंग. विद दिस टाइप ऑफ बेंचमार्किंग अ कंपनी
monitors its employee turnover rate over the course of given period of time, indicative of the existence of potential issue is an upward trend in the rate whether it be generally or within certain demographics. मतलब जब आप इंटरनल बेंचमार्क सेट कर रहे हो तो आप क्या करोगे कि आप कंपनी के अंदर के कुछ पैरामीटर्स को कंपेयर करोगे और चेक करोगे, ठीक है, चाहे उसमें एग्जिस्टिंग कुछ पोटेंशियल इश्यूज़ है, ठीक है, कुछ भी इश्यूज़ है कंपनी में जिसकी वजह से लोग क्विट कर रहे हैं, ठीक है, इज़ एन अपवर्ड ट्रेंड इन रेट, या वेदर इट बी जनरली और सर्टन डेमोग्राफिक्स, कुछ डेमोग्राफिकल इशू है, क्या है वो देखने के लिए आपको इंटरनल फैक्टर्स को एनालाइज करना ज़रूरी होता है, तो उसे कहते हैं इंटरनल बेंचमार्किंग। ये हम बेसिकली क्यों कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉय टर्नओवर रेट है, जो रेजिग्नेशन का जो रेट है ना, वो क्यों है हाई। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय रिज़ाइन करे कुछ पर्टिकुलर पीरियड में तो उसका रीज़न क्या है, कुछ एक्सटर्नल रीज़न है या इंटरनल रीज़न है, ये सभी चीज़ों का डिटेल एनालिसिस हम कर रहे हैं यहाँ पे। इसी को कहते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल बेंचमार्किंग, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है डीलिंग विथ कॉमन प्रॉब्लम्स। प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू कीप current employees on board came with their fair share of usual challenge encountered in the strategic endeavors. These are following: absence of support from senior management. तो क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम्स ऐसी है जिनको डील करना पड़ता है ये जो एम्प्लॉय रिटेंशन का जब हम देखते हैं उस टाइम पे, तो पहला है एब्सेंस ऑफ सपोर्ट फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट। देखिए, it is doubtful that supervisory staff will concentrate on the issues relating to people if top leaders does not convey to managers and supervisors the message that employees are essential to the long-term survival of the organization. And if this message is not communicated, and if senior management does not take an active role in the process of employee retention and does not accept primary responsibility for it, managers and employees will continue to be in dark regarding the genuine value that employees bring to the senior management as well as organization as a whole. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। क्या होता है जो एम्प्लॉयज़, जब मल्टीपल एम्प्लॉयज़ कंपनी छोड़ के जाते हैं, एम्प्लॉय टर्नओवर रेट बढ़ता है, तो वो केस में जब इश्यूज़ फाइंड आउट करने की बारी आती है ना, तो ज़रूरी होता है जो सीनियर मैनेजमेंट है ना, उन्होंने अपने जो नीचे काम करने वाले मैनेजर्स हैं, ऐसे मैनेजर्स जो कि एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर रहे हैं, जो कि उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको हैंडल कर रहे हैं, और ऐसे सुपरवाइज़र्स, ठीक है, जो कि डेली उनके साथ इन्वॉल्व है ऑफिस के काम में, तो अगर उन्होंने नहीं समझाया सीनियर मैनेजमेंट में कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एम्प्लॉयज़ के इश्यूज़ को भी देखो, उसे सॉल्व करो, और एम्प्लॉय एक बहुत ही बड़ा एसेट है ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसीलिए छोटे छोटे चीज़ों का अगर उनको कुछ भी इशू हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनको सॉल्व करना है और एम्प्लॉयज़ को मैक्सिमम सपोर्ट देना है, ठीक है, उनको मोटिवेट करना है, उनका मोरल बढ़ाना है, एक ऐसे बोल सकते हो आप कि एक फ्रेंडली वे में उनको अंडरस्टैंड करके मोटिवेशन देके वर्क परफॉर्मेंस बढ़ाना है एम्प्लॉयज़ का। तो ऐसा अगर सीनियर मैनेजमेंट ने मैनेजर्स और सुपरवाइज़र्स को नहीं बताया तो इसका डायरेक्टली प्रॉब्लम किसे होगा, एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि अगर उनका प्रॉब्लम कोई समझेगा नहीं तो एट द एंड दे विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट दे विल डेफिनेटली लीव द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय टर्नओवर रेट बढ़ेगा। If senior management does not take an active role in the process of employee retention and does not accept primary responsibility for it, managers and employees will continue to be in the dark. वही अभी बताया मैंने कि अगर सीनियर मैनेजमेंट ने इनिशिएटिव लेके ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया, ठीक है, तो एम्प्लॉय रिटेंशन रेट कम होगा, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये बेसिकली सीनियर मैनेजमेंट और जो मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स है जो कि सभी एम्प्लॉयज़ को हैंडल कर रहे हैं, तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके एम्प्लॉयज़ रिटेन रहे, वही वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ना जाए। सेकेंड है द इम्प्रेशन दैट पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोग्राम एंटेल्स अ लॉट ऑफ पॉइंटलेस बिजी वर्क. It is possible that managers may dismiss efforts to improve employee satisfaction as a nice or simply busy work if company as a whole isn't committed to initiative and doesn't have a clear grasp of how it contributes to the organization long term success. देखिए, कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो कोशिश करते हैं कि अपने ऊपर जो मैनेजर है, मैनेजमेंट है या सुपरवाइज़र है, उसे वो जाके इन्फॉर्म करे कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज़ जो भी इशू है वाइल वर्किंग और वाइल
वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, या काम करते वक्त, या विथ सबऑर्डिनेट्स वॉट एवर इट इज़, या कुछ वर्किंग आवर्स के रिगार्डिंग, या कुछ हेल्थ इशू, एनीथिंग। और अगर उनके जो भी इमीडिएट सीनियर्स है उन्होंने अगर उससे निगलेक्ट किया, ऐसे बोल के कि नहीं वी आर बिजी इन आवर वर्क, ठीक है, वी डोंट हैव टाइम, तो फिर ये भी एक तरीके का प्रॉब्लम है। अगर वो एम्प्लॉय का इशू सॉल्व नहीं होगा और अगर वो एम्प्लॉय सफ़र करता रहेगा या करती रहेगी, तो एट द एंड वो फेडअप होके ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाएगा। तो यही ऐसे अलग कई तरीके के प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स जिनके साथ डील करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो ना कि सिर्फ स्ट्रेटजीज़ पे वर्क करना है, जो एम्प्लॉय रिटेंशन पॉलिसीज़ जो है ना वो सीनियर मैनेजमेंट ने और अपने मैनेजर्स को पहले बतानी है, अपने सुपरवाइजर्स को बतानी है, और फिर वो अपने नीचे काम करने वाले या अपने साथ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ जिन्हें वो हैंडल कर रहे हैं उन पे वो अप्लाई करेंगे। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें, कई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर सीनियर मैनेजमेंट को, मैनेजर्स को ध्यान देना पड़ेगा ताकि एम्प्लॉय रिटेन रहे। स्टूडेंट्स, ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, इसका कई सारा पार्ट आपका जो HRM जो है टॉपिक सब्जेक्ट, जो अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट HRM लोगे तो उससे कई ज़्यादा पार्ट ओवरलैपिंग है। तो जब हम वो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे आपको पता चलेगा ही कि कई सारे टॉपिक्स आपको वहाँ पे लगेगा कि ये हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, ठीक है। ABM के भी HRM मॉड्यूल में वो बहुत सारे टॉपिक कवर होते हैं, और ABFM में भी कई सारे HRM के, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट के टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। तो अगर आप अच्छे से करते हो तो आपको 2 सब्जेक्ट्स के लिए इसका बेनिफिट होगा। नेक्स्ट टॉपिक है नॉलेज एंड लर्निंग मैनेजमेंट। Knowledge management is such an essential concept. That term has been given its own acronym, which is known as KM for short. The processes of generating, exchanging, utilizing and managing information and knowledge inside an organization are collectively referred as knowledge management. ठीक है, तो knowledge management ये इतना important concept है कि उसका खुद का एक्रोनिम बन गया है, उसको आप KM बोल सकते हो। और उसके अंदर क्या क्या आता है, नॉलेज मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग, एक्सचेंजिंग, यूटिलाइजिंग, मैनेजिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन आर कलेक्टिवली रिफर्ड एज नॉलेज मैनेजमेंट। ठीक है, तो यही है डेफिनेशन नॉलेज मैनेजमेंट की। देखिए बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट क्या होते हैं समझते हैं। देयर आर वैरायटी ऑफ यूनिक reasons why companies would like to employ most effective strategies for knowledge management within the organization। ठीक है, तो देखिए बेसिकली नॉलेज मैनेजमेंट में स्टूडेंट क्या होता है कि आप जो आपके पास नॉलेज है, स्किल्स है, जो एम्प्लॉयज़ जो रहते हैं तो वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करके हो या एक साथ काम करते हो। ठीक है, तो जो भी नॉलेज उन्होंने लिया है वो जनरेट करेंगे, उसे एक्सचेंज करेंगे, वो नॉलेज को यूटिलाइज़ करके काम करेंगे, उसे यूज़ करके काम करेंगे। ठीक है, फिर मैनेज करेंगे इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम कर रहे हो, अगर आपको अच्छे से नॉलेज रहेगा तो आप नॉलेज यूज़ करके बेस्ट काम करोगे, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे। अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। तो इसीलिए नॉलेज मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू वेरियस नॉलेज मैनेजमेंट थियोरीज, सम ऑफ दीज causes include the following: making knowledge accessible in order to support development of products and services that are more innovative। तो जो भी नॉलेज, ऐसे नॉलेज लेना जो एक्सेसिबल रहेगा अलग अलग प्रोडक्ट्स से, और जब आप सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो वो नॉलेज इनोवेटिव वे में आप यूज़ कर सको। शॉर्टर डेवलपमेंट साइकिल्स। ठीक है, मतलब क्या, जब आप कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाली कंपनी हो चाहे सर्विस इंडस्ट्री बेस्ड कंपनी हो, तो अगर आपके पास नॉलेज है तो आप इनोवेटिव वे में उसको यूज़ करोगे और डेवलपमेंट साइकिल शॉर्टर रहेंगे। मतलब आप ऑलरेडी वेल नॉलेजेबल हो वो नॉलेज यूज़ करके काम करने के लिए, तो आपको डेवलपमेंट के लिए टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। मैनेजिंग क्रिएटिव एंडेवर्स एंड एजुकेशनल ग्रोथ। ठीक है, तो आप अच्छे से वहाँ पे काम करोगे और आपका काम करते करते जो नॉलेज है वो और ग्रो होगा और अपडेट होगा, बढ़ेगा। गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ द स्टाफ मेंबर्स। तो जब आप काम करोगे तो साथ में काम करने वाले एक्सपीरियंस नॉलेज स्टाफ मेंबर्स हैं, नॉलेजेबल स्टाफ मेंबर्स हैं, उससे भी जो नॉलेज है वो एक दूसरे के साथ शेयर होगा। ठीक है, तो उससे एक दूसरे का नॉलेज बढ़ेगा और काम बेस्ट तरीके से होगा कंपनी का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग द एम्प्लॉयज़ एक्सेस
to the pertinent concepts that are necessary for them to perform their jobs in a satisfactory manner। ठीक है, अगर एम्प्लॉयज़ वेल नॉलेजेबल रहेंगे तो सेटिस्फैक्ट्री मैनर में अपना काम कर पाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। उनको सॉल्व करने के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर वो अच्छे से नॉलेजेबल रहेंगे तो अपना प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर सकते हैं। फिर मैनेजमेंट ऑफ बोथ फिजिकल एसेट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, तो जो फिजिकल एसेट्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मतलब जो भी रिसोर्सेस है ना ऑर्गेनाइजेशन के, उसका ठीक से मैनेजमेंट होगा, ठीक से यूसेज होगा, ऑप्टिमल यूसेज होगा। क्योंकि एम्प्लॉयज़ अगर वेल मैनेजेबल है, वेल नॉलेजेबल है, तो वो बेस्ट वे में ही उसको यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट करा के देंगे। एडिशनली देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन नॉलेज मैनेजमेंट एंड वेरियस टेक्नोलॉजीज। सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज आर एज फॉलोज, ठीक है। Software designed for group work that includes features such as threaded conversions and ability to share documents, ठीक है। तो नॉलेज मैनेजमेंट के कौन से स्ट्रेटेजीज़ है, कैसे कैसे कौन से टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके आप नॉलेज मैनेज कर सकते हो, मतलब एम्प्लॉयज़ के बीच में नॉलेज मैनेजमेंट होगा। तो पहला है ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करो जहाँ पे एम्प्लॉयज़ का एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन होगा, वो नॉलेजेबल डॉक्यूमेंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है जिससे उनको नॉलेज मिलेगा, वो एक दूसरे से शेयर कर सके थ्रू दैट सॉफ्टवेयर। फिर वर्कफ्लो मैनेजमेंट सिस्टम, वर्कफ्लो सिस्टम रहेगा, उसमें जब अलग अलग एम्प्लॉयज़ एट द सेम सिस्टम काम करेंगे तो उनको पता चलेगा कि कैसे वो नॉलेज को अप्लाई करना है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आपको पता चलेगा कि कौन सा कंटेंट कहाँ यूज़ करना है, कहाँ यूज़ किया, करेक्ट वे ऑफ यूजिंग दैट। फिर सॉफ्टवेयर फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड अरेंजिंग शेड्यूल्स, ठीक है, तो काम करने के जो शेड्यूल्स है उसे ऑर्गेनाइज करने वाला सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। सॉफ्टवेयर फॉर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कर सकते हो, उसके लिए भी सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है जिसके थ्रू आप नॉलेज बेसिकली बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इन जनरल ऐसे सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ सिस्टम्स है जो कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करके जो कम्युनिकेशन स्किल है और नॉलेज मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, e-learning, also known as learning management system, is what paves the way for solid foundation of knowledge management। देखिए ये हमें सभी को रहेगा ना, अगर आप बैंक में काम कर रहे हो तो ई-लर्निंग लेसन्स रहते हैं, मैंडेटरी ई-लर्निंग, ठीक है, जो आपको कंप्लीट करने रहते हैं जैसे कि एवरी ईयर रहते हैं। तो जो भी एम्प्लॉयज़ जिनको बिल्कुल वक्त नहीं रहता, जो भी ऐसे हेक्टिक हैवी ब्रांचेस में है, तो लिटरली उनको करना पड़ता है, लेकिन उनको अगर टाइम नहीं मिलता तो दे आर मैनेजिंग टू कंप्लीट। तो ये क्यों देते हैं जो बैंक्स है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमें मैंडेटरली ई लर्निंग, ई लेसन्स क्यों करने पड़ते हैं? ताकि हमारा नॉलेज बढ़े, ठीक है। तो ये एक तरीके का इफ़ेक्टिव वे है, सॉलिड फाउंडेशन है नॉलेज मैनेजमेंट का, ई लर्निंग, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में आपको याद रखना है। दिस इज़ बिकॉज दिस सिस्टम्स एनेबल बिजनेसेस टू डेवलप इंडिविजुअलाइज of education and training programs. A good of many technologies describes above can communicate with one another, ठीक है। तो ऐसा कौन सा इफ़ेक्टिव नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में फॉलो किया जा रहा है, जिसकी वजह से इंडिविजुअलाइज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम को बढ़ावा मिल रहा है, ई लर्निंग, ठीक है। देयर इज़ अ मॉडल ऑफ KM, मतलब नॉलेज मैनेजमेंट, दैट हैज़ बीन फॉर्मली स्पेसिफाइड एंड इट कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट पार्ट्स. These aspects are referred to as socialization, contribution, externalization and internalization respectively. ठीक है. This paradigm, which comes under the heading of SESI model for knowledge management, was established by Nonaka and Takeuchi. देखिए ये हम देखेंगे आगे SESI मॉडल क्या होता है, लेकिन अभी समझिए कि जो नॉलेज मैनेजमेंट का जो पार्ट है ना, वो 4 अलग अलग पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किया है. उसको आप सोशलाइजेशन, कॉम्बिनेशन, एक्सटर्नलाइजेशन और इंटरनलाइजेशन भी बोल सकते हो. इसी को बोलते हैं सेसी मॉडल, ठीक है. सेसी मॉडल फॉर नॉलेज मैनेजमेंट. और इसे डेवलप किसने किया था? नोनाका एंड ताकोइची. इम्पॉर्टेंट, मार्क इज एज इम्पॉर्टेंट. सेसी मॉडल का, सेसी का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं. सेसी में से एस क्या स्टैंड करता है? ई, सी और आई. तो सोशलाइजेशन, कॉम्बिनेशन, एक्सटर्नलाइजेशन एंड इंटरनलाइजेशन. ये बेसिकली एक नॉलेज मैनेजमेंट मॉड्यूल है, ठीक है. एक मॉडल है जिसको डेवलप किया था नोनाका एंड ताकोइची ने, ठीक है. अभी देखते हैं कि ये मॉडल बेसिकली कैसा चलता है.
लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स और सेसी मॉडल में क्या था है देखते हैं। सेसी का पहला है सोशलाइजेशन, एस स्टैंड्स फॉर सोशलाइजेशन। द इनिशियल component of knowledge management is known as socializing. The use of learning management system or e-learning in conjunction with socialization is highly beneficial. True knowledge management requires that there be a constant flow of information and knowledge amongst the employees, and this flow should not be restricted in any way. The utilization of chat rooms and the opportunity for employees to communicate with one another while they are studying are two features that are made possible thankfully by learning management systems. देखिए, जब मैनेजमेंट सिस्टम नॉलेज मैनेज करना है तो लर्निंग के प्रोसेस के थ्रू हम नॉलेज मैनेज करते हैं। तो इसीलिए ये करते वक्त जो इन्फॉर्मेशन का कांस्टेंट फ्लो होता है ना, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज का बिटवीन एम्प्लॉयज़, वो चालू रहना चाहिए, ठीक है, वो कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। और इसके लिए एम्प्लॉयज़ को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का चांस मिलना चाहिए, ठीक है, वाइल दे आर एक्चुअली स्टडिंग। जब वो ये नॉलेज अप्लाई कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके अगर वो अप्लाई करें तो इसका बेनिफिट किसे होगा, बाकी एम्प्लॉयज़ को भी होगा, ताकि वो भी वो नॉलेज इफ़ेक्टिव वे में यूज़ करके काम करना सीखे। थैंकफुली यही करने के लिए एक है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS का यूज़ करके ये पॉसिबल हो सकता है। इसीलिए इसे सोशलाइजेशन कहा जाता है, मतलब सोशली इंटरैक्ट करके सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज़ के साथ आप नॉलेज बढ़ा सकते हो। सेकेंड है एक्सटर्नलाइजेशन। विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बिजनेस थियोरी ऑफ द नॉलेज मैनेजमेंट, we may observe several distinct manifestations of the concept of externalization taking place. One approach is to connect the material covered in online learning courses to events that are taking place in actual workplace. For instance, workers can participate in training and then be directly asked to apply what they have learned to their jobs outside of the context of a virtual learning environment. Testing the employee's expertise is yet another method for integrating externalization into the process. Then, based on how well individuals do their jobs, externalization can be utilized as a method to develop new forms of training and learning. ठीक है, तो जब आप एक्चुअली नॉलेज वो अप्लाई करो, जो नॉलेजेबल पर्सन है, जब वो नॉलेज अप्लाई कर रहे हैं तो बाकी एम्प्लॉयज़ को अलग अलग ज़रिए से वो नॉलेज दे सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज से, अगर आप ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज वर्क प्लेस पे दो तो वहाँ पे बाकी एम्प्लॉयज़ भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसी कुछ चीज़ें जो कि वो जॉब्स के बाहर, मतलब लर्न आउटसाइड ऑफ देयर कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर जॉब, जो वो सीखे हैं उसे भी वो जॉब में, अपने काम में इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। टेस्टिंग द एम्प्लॉयज़ एक्सपर्टाइज इज़ येट अनदर मेथड फॉर इंटीग्रेटिंग एक्सटर्नलाइजेशन इनटू द प्रोसेस। तो एम्प्लॉयज़ कितने एक्सपर्ट है वो पर्टिकुलर फील्ड में, इसका टेस्टिंग करेंगे तो भी ये पता चलेगा कि ठीक है उनके पास कितना ऑलरेडी नॉलेज है, चाहे वो इंटरनल सोर्सेज से हो या एक्सटर्नल सोर्सेज, रिगार्डिंग एक्चुअली डूइंग वर्क, ठीक है। देन बेस्ड ऑन हाउ वेल इंडिविजुअल्स डू देयर जॉब्स, एक्सटर्नलाइजेशंस कैन बी यूटिलाइज एज अ मेथड टू डेवलप वेरियस फॉर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एंड लर्निंग। तो ये मेथड्स को यूज़ करके ट्रेनिंग और लर्निंग के अलग अलग फॉर्म्स डेवलप किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन। द कॉम्बिनेशन component of a knowledge management theory has many potential applications in the world of business. तो जो कॉम्बिनेशन है उसके अलग अलग कई तरीके के एप्लीकेशंस होते हैं। These applications can be carried out in a variety of different ways. One approach is to achieving this goal is to make use in the process of regularly updating and streamlining training of both the feedback of employees and input of subject matters experts. मतलब आपको बेसिकली जब आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे दोगे तो उसके बाद में एम्प्लॉयज़ का फ़ीडबैक समझिए और उनसे फ़ीडबैक लीजिए कि उनको ये ट्रेनिंग कैसा लगा, क्या उन्हें ये ट्रेनिंग में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ी, कुछ अपडेशन की ज़रूरत पड़ी। तो अगर ऐसे कुछ चेंजेस ज़रूरी लगे, ठीक है, चाहे वो सब्जेक्ट मैटर्स एक्सपर्ट का फ़ीडबैक हो चाहे एम्प्लॉयज़ का फ़ीडबैक हो, तो आपको ज़रूरी है ये सभी का फ़ीडबैक लेके कॉम्बिनेशन में अपडेट करना जो भी आपका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट मेथड है, जो
जो मेथड से आप एम्प्लॉयज़ को सिखाओगे कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे और किस तरीके से करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंटरनलाइजेशन। सेसी मॉडल का लास्ट पॉइंट है इंटरनलाइजेशन। The ultimate purpose of utilizing a learning management system for employees is to internalize the information that they have gained. They should be taught essential skills in manner that enables them to immediately put those skills into their work. मतलब एक बार आपने उनको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से अलग अलग स्किल्स नॉलेज दिया एम्प्लॉयज़ को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो नॉलेज वो इमिडिएटली अपने काम में अप्लाई करके अपना काम बेस्ट तरीके से करें, ठीक है। वो नॉलेज का वो इफेक्टिवली एग्जीक्यूशन करे। सम अदर मेथड्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल यूजिंग लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम टू इम्प्लीमेंट नॉलेज मैनेजमेंट इंक्लूड determining the success of training that was delivered using the learning management system by using metrics to measure that success. When it is possible, we should use numbers that are specific and concrete, ठीक है। तो जब आप एक बार आपने सक्सेसफुली ट्रेनिंग दिया, ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करके अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उसके बाद में आपको सक्सेस मेजर करना ज़रूरी है। मतलब आप कैसे करोगे कि उनका काम आप एक्चुअली परफॉर्मेंस मेजर करोगे कि वो जो भी उनको ट्रेनिंग दिया है, स्किल्स दिए हैं, नॉलेज दिया है, वो सक्सेसफुली यूटिलाइज यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं बिजनेस में, और उसको यूज़ करके क्या कुछ बेनिफिट हो रहा है वो नॉलेज यूज़ करके या नहीं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं मेजर करना। द पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजर्स is one of the most important aspects of training and development strategy that is used on the principles of knowledge management. तो ये सभी चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मैनेजर्स का पार्टिसिपेशन। अगर मैनेजर्स अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे, उनको सब चीज़ें पता होगी डिटेल में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की, तभी तो वो ये प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे नॉलेज मैनेजमेंट के अपने एम्प्लॉयज़ पे, और फिर एम्प्लॉय अपने काम पे अप्लाई करेंगे। इन द एंड इट इज़ गोइंग टू बी द मैनेजर्स हु आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग वेदर एम्प्लॉयज़ आर सक्सेसफुली मीटिंग द की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। तो आखिर में जो मैनेजर्स है वही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कि कितना सक्सेसफुली जो भी ये नॉलेज मैनेजमेंट के टेक्निक्स है उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ में इनकलकेट किए हैं, कल्टिवेट किए हैं, और कितना एम्प्लॉय उसे सक्सेसफुली अपने परफॉर्मेंस में यूटिलाइज कर पा रहे, एग्जीक्यूट कर पा रहे। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजर्स की, ठीक है। The fact that managers are not entirely clear how to get most of the learning management system is one of the most significant issue that arise in the context of knowledge management and learning management system. मतलब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि कई सारे मैनेजर्स को पता ही नहीं है ये सभी चीज़ें कि कैसे आप नॉलेज मैनेजमेंट करोगे, क्या प्रिंसिपल्स है नॉलेज मैनेजमेंट के, कि आप उनको अपने एम्प्लॉयज़ में, अपने सबऑर्डिनेट्स में यूटिलाइज करो ताकि वो अपना बेस्ट कर सके। या मैनेजर्स को ही नहीं पता है तो वो कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाएंगे ना। मैनेजर्स एंड अदर लीडर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन नीड टू हैव सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू मैक्सिमाइज बेनिफिट्स गेन फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो ना कि सिर्फ मैनेजर्स बल्कि वो सभी लीडर्स, सुपरवाइज़र हो चाहे सीनियर मैनेजमेंट पर्सन हो, वो सभी को पता होना चाहिए कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। If you get the impression that your company is not putting the principles of management into practice in an efficient and measurable manner, you may wish to examine the training content to determine whether it is applicable or practical, ठीक है। तो अगर कंपनी ने ठीक से अपने नॉलेज मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं किए इफ़ेक्टिव और मेजरेबल मैनर में, तो उसका कुछ भी यूज़ नहीं है। अगर वो सिर्फ अपना नॉलेज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट दे, ठीक है, वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू नॉलेज दे अपने एम्प्लॉयज़ को, और अगर वो उसे ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, ठीक है, उसका उनको बेनिफिट नहीं हो रहा है, सक्सेस जब मेजर करने की बारी आई, परफॉर्मेंस मेजर करने की बारी आई, तो एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस में वो नॉलेज नहीं दिख रहा है नॉलेज के सिर्फ अप्लाई करते हुए, ठीक है, तो फिर क्या होगा? लॉस होगा। किसका लॉस होगा? कंपनी का, क्योंकि उन्होंने जितने भी उनको स्किल दिए हैं वो टाइम, एनर्जी, मनी सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो एम्प्लॉयज़ है जिनको नॉलेज दिया गया है, स्किल्स दिए गए हैं, ठीक है, ट्रेनिंग दी गई है, तो क्या वो ठीक से उसे अप्लाई करके बेस्ट अपना काम, परफॉर्मेंस अच्छे से दे रहे हैं या नहीं, उसका सच्ची में यूज़ हो रहा है या नहीं, यही चेक करने के लिए अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। यहाँ से क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो और ये टॉपिक आपको
HRM में भी मिलेगा, तो अच्छे से कीजिए। जिन जिन स्टूडेंट्स ने HRM लिया है एज ऑप्शनल, उनको डेफिनेटली ये दोनों सब्जेक्ट में ये करेगा। और ABFM में भी बहुत इम्पॉर्टेंट, ये चैप्टर से अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में दिखने की चांसेस है तो वो ये टॉपिक से दिखने के चांसेस है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्योंकि ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है और इसके बिना आपको पता नहीं चलेगा कि एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, आप जज ही नहीं कर पाओगे कि एक बार आपने रिक्रूटमेंट कर दिया, उनको पोस्टिंग दे दिया, ट्रेनिंग दे दी, तो उसके बाद वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, कैसे पता चलेगा ना? परफॉर्मेंस अप्रेजल से ही पता चलेगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल, an employee's work and contributions to the organization are evaluated on a regular basis as a part of process called performance evaluation। मतलब क्या है कि जब कोई एम्प्लॉई कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, अपना कंट्रीब्यूशन देता है, तो एक रेगुलर बेसिस पे उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने की प्रोसेस को कहते हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। जैसे कि आपका एनुअल परफॉर्मेंस के कुछ भी पैरामीटर्स पे आपको रैंकिंग दिया जाता है, आपको मार्क्स दिए जाते हैं और उसी के बेसिस पे आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, जैसे कि आपको ग्रेड्स मिलते हैं, ठीक है, तो किसी को A ग्रेड मिलती है, किसी को AA, किसी को AAA, ठीक है, किसी को B ग्रेड, ठीक है, तो इसी को कहते हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। मतलब कोई भी वर्कर ने, कोई भी एम्प्लॉय ने वो ऑर्गेनाइजेशन में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है तो उसके बेसिस पे उसको वो ग्रेडिंग मिलती है, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। कंपनीज कंडक्ट परफॉर्मेंस रिव्यूज टू असर्टन which individuals have made most significant contributions to the expansion of the firm, evaluate the level of progress made and recognize the efforts of high achieving personnel। तो बेसिकली कंपनीज जो परफॉर्मेंस के रिव्यूज़ कंडक्ट करते हैं उससे उनको किस चीज़ में मदद होती है कि कौन सा पर्सन, कौन सा एम्प्लॉय अपना बेस्ट दे के काम कर रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा पर्सन जिसको ज़्यादा परफॉर्मेंस में रेटिंग मिली, उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में रिव्यू ज़्यादा मिला, उसको ज़्यादा मार्क्स मिले, तो वो पर्सन, जो वो एम्प्लॉई कंपनी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसेट हो जाता है। कंपनी के एक्सपांशन के लिए, फर्म के एक्सपांशन के लिए उसका योगदान बहुत ही बड़ा रहता है। इवैल्यूएट द लेवल ऑफ प्रोग्रेस मेड, तो ऐसे पर्सन के हार्डवर्क की वजह से ना कि सिर्फ वो पर्सन के एनुअल परफॉर्मेंस के स्कोर और रेटिंग में प्रोग्रेस होती है, बल्कि कंपनी में भी प्रोग्रेस होती है और उसके जो एफर्ट्स है उसको रिकग्निशन दिया जाता है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉफिट, ईयरली प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, जो कि एनुअल प्रॉफिट जो बैंक का हुआ है, ठीक है, तो उस पे बेसिस पे जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो जिसका रेटिंग अच्छा है, ठीक है, जिसको सबसे ज़्यादा मार्क्स है, उसको उसके हिसाब से ज़्यादा प्रॉफिट शेयर मिलेगा। ठीक है, ऐसा कई ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। द फ्रेज परफॉर्मेंस अप्रेजल रिफर्स टू द पीरियोडिक एग्जामिनेशन of an employee's contribution to the company in terms of both job performance and overall contribution। तो अप्रेजल का मीनिंग ही यही होता है स्टूडेंट्स कि उनको एक तरीके से आप रिवॉर्ड दे रहे हो, उनकी अच्छे परफॉर्मेंस का, कंपनी के लिए जो वो अपना बेस्ट दे रहे हैं उसका आप उनको रिवॉर्ड दे रहे हो इन फॉर्म ऑफ, अगर आप उनको अच्छा परफॉर्मेंस अप्रेजल उनका अगर अच्छा रहेगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब अगर उन्होंने बेस्ट काम किया है तो उनका स्कोर अच्छा रहेगा, उनको ग्रेड अच्छी रहेगी, रेटिंग एज़ कम्पेयर टू अदर एम्प्लॉयज़, और फिर जब उनको प्रॉफिट शेयर मिलेगा, बोनस मिलेगा, बोनस नहीं बोल सकते, प्रॉफिट शेयर, ठीक है, जो कि बैंक्स में रहता है, ठीक है, एनुअल प्रॉफिट शेयर, उसमें से उनको सबसे ज़्यादा मिलेगा क्योंकि उनका एफर्ट्स ज़्यादा था, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो अगर हर एक एम्प्लॉय को जो भी अपना बेस्ट दे रहा है, 100% एफर्ट दे रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर उसको ऐसा परफॉर्मेंस अप्रेजल मिलता है तो ये एक बड़ा मोटिवेशन होता है बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए भी, जो कि अभी करंटली अपना 100% नहीं दे रहे, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन को देख के मोटिवेट होके वो भी अपना बेस्ट दे ताकि उनको भी परफॉर्मेंस का अप्रेजल मिले। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो द फ्रेज परफॉर्मेंस अप्रेजल रिफर्स टू द पीरियोडिक एग्जामिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन to a company in terms of both job performance and overall contribution, and employees' abilities, achievements and growth or lack thereof depending on the results are analyzed during the performance assessment
विच इज़ ऑल्सो नोन एज एनुअल रिव्यू, परफॉर्मेंस रिव्यू और इवैल्यूएशन और एम्प्लॉय अप्रेजल। तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एम्प्लॉय का होता है ना, चाहे वो एनुअल हो, क्वार्टर, जनरली एनुअल होता है, तो इसी को ये अलग अलग नाम दिए हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल को। आप एनुअल रिव्यू भी बोल सकते हो, परफॉर्मेंस रिव्यू या परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बोल सकते हो, एम्प्लॉय अप्रेजल बोल सकते हो, ठीक है। इसके कई सारे अलग अलग नाम हैं। परफॉर्मेंस रिव्यूज आर यूज्ड बाय बिजनेसेस टू प्रोवाइड एम्प्लॉयज विद कॉम्प्रहेंसिव फीडबैक on their work as well as to justify salary raises and incentives as well as the choices regarding employment termination, ठीक है। तो जो भी एम्प्लॉयज़ का रिव्यू रहेगा, मतलब उनके परफॉर्मेंस का जो भी रिव्यू रहेगा ना, उसके बेसिस पे एक अच्छा फीडबैक लिया जाता है एम्प्लॉयज़ से कि ये पर्सन, ये बंदा, ये बंदी अच्छे से काम कर रहे हैं ऑफिस में या नहीं। तो उसके हिसाब से वो जो उनको सैलरी रेज और इंसेंटिव्स मिलते हैं तो वो भी तो जस्टिफाई होनी चाहिए ना। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मतलब पर्सन काम नहीं कर रहा है और उसको सिर्फ सैलरी इंक्रीज़ हो रहा है, इंसेंटिव्स मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, दिस इज़ नॉट जस्टिफाइबल। इसीलिए ये सिस्टम इम्पॉर्टेंट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में कि जो भी एम्प्लॉय अपना बेस्ट दे के काम करेगा, ज़्यादा परफॉर्म अच्छा से करेगा, तो उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल भी उसको बड़ा मिलेगा, मतलब प्रॉफिट शेयर उसको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये जस्टिफाई करेगा, अगर वो अच्छा काम करे तो ही उसको अच्छा सैलरी और इंसेंटिव मिलेगा। एज वेल एज चॉइसेस रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन, अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, काम में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट भी हो सकता है। दे कैन बी कैरिड आउट एट एनी टाइम बट एनुअली, सेमी एनुअली और क्वार्टरली आर द मोस्ट कॉमन इंटरवल्स फॉर डूइंग सो। देखिए जनरली एनुअली होते हैं, लेकिन सेमी एनुअली मतलब साल में 2 बार और क्वार्टरली साल में 4 बार भी आप कर सकते हो, मतलब 3 मंथ्स में 1 बार, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था परफॉर्मेंस अप्रेजल का बेसिक कॉन्सेप्ट। आपको एक कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आया है। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स हमारे रियल लाइफ में जब हम जॉब कर रहे हैं उस टाइम पे भी और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी। हाउ परफॉर्मेंस अप्रेजल्स वर्क, ये वर्क कैसे करते हैं देखते हैं। एम्प्लॉयज़ कैन एडवांस देयर करियर्स यूजिंग परफॉर्मेंस रिव्यूज़ विच आर ऑफन डेवलप बाय डिपार्टमेंट्स ऑफ HR, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से ये परफॉर्मेंस रिव्यू जनरली बनाए जाते हैं। दे ऑफर फीडबैक टू एम्प्लॉयज़ रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ देयर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इट ensures that employees are managing and fulfilling the goals that are required for them. It provides them with direction on how to accomplish these goals if they fall short of meeting them. तो मतलब जो HR डिपार्टमेंट है ना, वो ये परफॉर्मेंस का रिव्यू देखता है, उसके बाद में वो एम्प्लॉयज़ को एक तरीके का फीडबैक देता है रिगार्डिंग उनका परफॉर्मेंस कैसे रहा, ठीक है। मतलब आपके बैंक में आपके जो पास सॉफ्टवेयर रहेगा ना, HR का सॉफ्टवेयर, HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम से रिगार्डिंग कुछ सॉफ्टवेयर रहेगा, ठीक है। तो उसमें आपको आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस एनुअल परफॉर्मेंस का रेटिंग दिखेगा। तो ये एक तरीके का फीडबैक रहेगा HR डिपार्टमेंट से हर एक एम्प्लॉय के लिए कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा और उनकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसी रही, मतलब उनको एक तरीके का स्कोर दिया जाता है। It ensures that employees are managing and fulfilling the goals that are required of them and provides them with direction on how to accomplish these goals if they fall short of meeting them. तो अगर कोई भी पर्सन, कोई भी एम्प्लॉई जो भी उनको काम दिया है, कुछ गोल्स दिए हैं सेट करने किए हुए कि आपको अचीव करने हैं, उसमें अगर वो शॉर्ट पड़ता है, कुछ कमी रह जाती है, तो उनको उसके लिए गाइड किया जाता है। Performance reviews assist in decision-making process regarding distribution of financial resources within organization. This is necessary since most businesses only have a finite amount of money available from which to pay out incentives like pay raises and bonuses. देखिए, परफॉर्मेंस रिव्यू एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेस्ड ऑन एम्प्लॉय का, कौन से एम्प्लॉय का कैसा परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, आपको ऐसा लगता होगा कि क्यों सबको इक्वली परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं मिलता। देखो, जो फाइनेंशियल रिसोर्स है ना, वो बहुत फाइनाइट है, कोई ज़रूरी नहीं हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो ऐसी सिचुएशन में फाइनेंशियल रिसोर्स अगर फाइनाइट है, लिमिटेड है, तो सिर्फ ऐसे लोगों को ज़्यादा इंसेंटिव देना, ज़्यादा प्रॉफिट शेयर देना जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना 100% दे रहे हैं, और फिर जो थोड़ा कम दे रहे हैं उनको थोड़ा सा उससे कम, या जो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं उनको एकदम कम, ऐसे टाइप में। तो इससे क्या होगा,
जो नहीं काम कर रहे ठीक से उनको भी मोटिवेशन मिलेगा, जो काम कर रहे हैं उनको एक तरीके का सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ मैंने अपना बेस्ट दिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए और मुझे उसका 100% रिटर्न रिवॉर्ड अप्रेजल मिला, ताकि वो पर्सन, वो एम्प्लॉय जिसको 100% मिला है, मैक्सिमम प्रॉफिट शेयर मिला है, तो वो नेक्स्ट टाइम अपना और बेस्ट दे के कोशिश करेगा कि उसके भी रेटिंग, उसके भी मार्क्स ज़्यादा अच्छे हो। ठीक है, तो ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स। तो ये एक तरीके का मोटिवेशन भी देता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है उनको अच्छे से काम करने के लिए, सभी एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि ये एक तरीके का फाइनेंशियल रिवॉर्ड देता है। They give a method for businesses to discover which individuals have contributed to the most growth of the firm. This enables the business to appropriately reward the employees who have demonstrated the higher levels of performance. तो मतलब ये मेथड एक ऐसा है मेथड है जो कि फर्म के, ऑर्गेनाइजेशन के, बिजनेस के, कंपनी के ग्रोथ के लिए काम करता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड दिया जाता है ताकि उनका परफॉर्मेंस का लेवल हाई रहे। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिवॉर्ड के बेसिस पे उनका परफॉर्मेंस, उनको मोटिवेट करके उनका परफॉर्मेंस सुधारने का, परफॉर्मेंस अच्छा करने का ये बेस्ट ऑप्शन है। इसीलिए ये मेथड इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से। Appraisals of an employee's performance not only help employees but and their managers create a plan for employee development that may include additional training and increased responsibility, but they also help employees and their managers identify ways in which an employee may improve and advance in their career। मतलब ये अप्रेजल वाला जो सिस्टम है ना, ये ना कि सिर्फ एम्प्लॉय को और उनके मैनेजर्स को मोटिवेट करता है कि वो और रिस्पॉन्सिबिलिटी से 100% अपना दे के काम करे, लेकिन ये मैनेजर्स को भी हेल्प करता है कि कौन सा एम्प्लॉय अपना काम में बेस्ट दे रहा है और कौन से एम्प्लॉय में पोटेंशियल है कि वो अपना प्रोग्रेस करके करियर में हाई पोजीशन पे जाने की क्षमता रखता है, कैपेसिटी रखता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको हाई पोस्ट में प्रमोशन लेके जाना है तो आपको स्टार्टिंग से ही, बेसिक से ही, जो पोस्ट में आप अभी काम कर रहे हो वहीं से ही आपको आपका 100% देना है, आपको बेस्ट देना है काम के लिए, पूरा 100% जी जान से परफॉर्म करना है ऑफिस में। ठीक है, ताकि जो काम आप कर रहे हो उसके लिए आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन भी लगे और आपके जो एम्प्लॉयर है, आपको मैनेजर्स है, वो आपसे खुश रहे कि हाँ ये पर्सन अच्छे से काम कर रहा है या कर रही है, और उसका फ़ायदा आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी मिलेगा। आपका रेटिंग सुधारेगा, आपका रेटिंग अच्छा होगा, आपको अगर अच्छा रेटिंग मिलेगा, हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे HRMS में, तो उससे क्या होगा, जब फाइनेंशियल रिसोर्स, जब बैंक का प्रॉफिट शेयर बांटने का टाइम आएगा ना, या ऑर्गेनाइजेशन का जो इंसेंटिव मिलेगा, तो जिसका परफॉर्मेंस का मार्क्स ज़्यादा रहेगा, जिसका रेटिंग हाई, जिसका ग्रेड हाई रहेगा, उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये एट द एंड एम्प्लॉय का ही बेनिफिट है, ना कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, इन एन आइडियल सिचुएशन the performance review should not be only moment during the course of year when manager and employees discuss about the contributions made by individual. Regular communication helps to ensure that everyone is on the same page, fosters the development of stronger connections between employees and managers and reduce the stress associated with annual reviews. तो बेसिकली क्या होता है, ये ना कि सिर्फ एनुअल रिव्यू रहता है मैनेजर्स का और एम्प्लॉयज़ का कि उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है अपने बिजनेस के लिए, बल्कि ये एक इससे क्या होता है कि डेवलपमेंट प्रोसेस अच्छी होती है, जो कम्युनिकेशन है ना वो बढ़ता है। कि अगर सपोज़ किसी एम्प्लॉय ने अच्छा परफॉर्म करके उसका रेटिंग अच्छा मिला और उसको फाइनेंशियल रिवॉर्ड ज़्यादा मिला, इंसेंटिव, तो बाकी एम्प्लॉय उससे कम्युनिकेट करके देखेंगे कि उसने ऐसा क्या एक्स्ट्रा किया काम, क्या बेस्ट किया कि जो बाकी एम्प्लॉयज़ भी कर सकते हैं और वो भी उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, और ये एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करेगा, और फिर ये जो एनुअल रिव्यूज़ के रिगार्डिंग स्ट्रेस भी रहेगा ना एम्प्लॉय को, उसको भी कम करेगा। क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉय ऑफिस में अपने काम में अपना बेस्ट दे रहा है तो उसको ये चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है कि उसका परफॉर्मेंस, उसका रिव्यू कैसा आएगा। ठीक है, ही और शी विल बी कॉन्फिडेंट कि मैंने अपना 100% मेरे काम में दे दिया है, तो ऑब्वियसली मुझे मेरे मार्क्स से, मेरे रेटिंग से, मेरे ग्रेड से कोई चिंता नहीं है, वो तो अच्छा ही आएगा। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस रहेगा और स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। ठीक है, एनुअल रिव्यूज़ के रिगार्डिंग। तो ये इतने सारे बेनिफिट्स हैं स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अप्रेजल की। इसीलिए आई वुड सजेस्ट
कि आप अभी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, जहाँ पे भी हो, लव योर वर्क। आप अगर पूरे दिल से काम करते हो तो डेफिनेटली धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट डेवलप होता जाएगा। अगर आपका इंटरेस्ट वो फील्ड में नहीं है, अगर इंटरेस्ट है तो आपको और क्यूरियोसिटी लगेगी कि मैं और ज़्यादा नॉलेज लूँ, खुद को वेल नॉलेजेबल बनाऊँ और मैं बेस्ट वे में काम कर सकूँ। देखिए, कोई भी काम करने का ना तरीके, काम एक ही रहता है लेकिन करने के हर एक एम्प्लॉय के अलग अलग तरीके होते हैं। और ये जो अलग अलग तरीके रहते हैं ना, इसमें सेम काम अगर एक एम्प्लॉय अच्छे तरीके से करता है और बेस्ट परफेक्शन वे में करता है, एरर फ्री करता है, पूरे दिल से करता है, तो ऑब्वियसली सब एम्प्लॉयज़ के कंपैरिजन में वो पर्सन का जो इफ़ेक्ट है, जो इन्फ्लुएंस है, चाहे वो अपने सीनियर्स पे हो, ठीक है, चाहे मैनेजमेंट पे हो, सभी जगह वो दिखता है, उससे हाइड नहीं किया जा सकता। और एट द एंड वो जो पर्सन जो अपना बेस्ट दे रहा है, जो हर एक चीज़ पूरे दिल से कर रहा है, तो उसको वो रेटिंग में, एनुअल अप्रेजल में, परफॉर्मेंस अप्रेजल में मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे मेरा रेटिंग कैसे बढ़े, नहीं, आप जो काम कर रहे हो बेस्ट तरीके से करो, अच्छे से करो, बस इट इज़ सफिशिएंट फॉर योर प्रोग्रेस एंड ग्रोथ इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो लेट अस मूव अहेड स्टूडेंट्स। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर का, दैट इज़ टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। यहाँ से स्टूडेंट्स क्वेश्चन बना था, अभी जो जून 2023 का CIAB का ABFM का पेपर था उसमें इससे क्वेश्चन बना था। और आई थिंक HRM के सब्जेक्ट में भी इससे क्वेश्चन आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन टाइप ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। तो आपको 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से 3 थे और एक कुछ दूसरा ही था, तो आपको ऑड वन आउट निकालना था कि कौन सा इसमें से परफॉर्मेंस अप्रेजल का टाइप नहीं है। ठीक है, तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आए। मोस्ट परफॉर्मेंस रिव्यूज आर कंडक्टेड फ्रॉम टॉप डाउन, which means the managers evaluate their employees without receiving any feedback from those being evaluated. However, there are also several other types. देखिए, कई तरीके के जो परफॉर्मेंस रिव्यू होते हैं ना, वो टॉप डाउन अप्रोच में किए जाते हैं। मतलब जो ऊपर की मैनेजमेंट रहती है या हायर डेजिग्नेशन के मैनेजर, सीनियर मैनेजर्स रहते हैं, तो वो अपने नीचे काम करने वाले लोगों का परफॉर्मेंस का रिव्यू करते हैं और उनके हिसाब से उनको मार्क्स देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैनेजर्स है ना, वो अपने एम्प्लॉयज़ से कुछ भी फीडबैक लिए बिना ये वैल्यूएशन करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैनेजर्स उनका परफॉर्मेंस ठीक से देखे बिना, उनका फीडबैक लिए बिना ही वो अपना रिव्यू दे देते हैं। तो दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, कौन से टाइप्स से परफॉर्मेंस अप्रेजल के देखते हैं। पहला है सेल्फ इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन इज़ व्हेन इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ इवैल्यूएट देयर ओन बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑन द जॉब। सेल्फ इवैल्यूएशन एक तरीके का ऐसा परफॉर्मेंस अप्रेजल टाइप है स्टूडेंट, जिसमें एम्प्लॉय खुद का बिहेवियर और परफॉर्मेंस को जज करता है और उसके बेसिस पे इवैल्यूएट करके खुद को मार्क्स देता है। आप सोचोगे कि ये ऐसा कैसा है, इसमें तो हर एक पर्सन खुद को बेस्ट ही मार्क्स देगा। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे जब ये प्रोसेस ऐसी चीज़ पे फॉलो करता है कि जब आपको खुद का इवैल्यूएशन करने की बारी आती है ना, तो हम खुद से तो झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है, हर एक छोटे पॉइंट पे, चाहे वो फॉलो अप विद स्टेक होल्डर्स हो, चाहे वो लीव डिसिप्लिन रूल्स हो, चाहे वो पंक्चुअलिटी हो, चाहे वो ऑफिस में काम करने का, एवरीथिंग, ऑल छोटे पॉइंट्स जो कि आप एनुअल परफॉर्मेंस रेटिंग स्कोर में आते हैं। तो वो केस में आप जब खुद को ये सवाल पूछोगे ना कि क्या मैंने ये ठीक से फॉलो किया, तो आप खुद से ही खुद को स्कोर देने लग जाओगे कि आपको पता है कि हाँ, ये फील्ड में मेरा थोड़ा वीक था परफॉर्मेंस, तो आप वैसे उसके हिसाब से खुद को मार्क्स दे दोगे। दूसरा परफॉर्मेंस अप्रेजल टाइप है स्टूडेंट, पीयर असेसमेंट is a rating of individual performance given by their work group और co-workers। peer assessment मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय है ना, उसके साथ काम करने वाले उसके co-workers है या उसका वर्क ग्रुप है, वो उसको रेटिंग देते हैं एम्प्लॉय को। ठीक है, तीसरा टाइप है 360 डिग्री फीडबैक। इससे भी क्वेश्चन आया था डायरेक्टली कि 360 डिग्री फीडबैक क्या होता है। ठीक है, इसमें अंदर क्या 360 डिग्री फीडबैक क्या होता है, इट इज़ एन असेसमेंट इनकॉर्पोरेट्स कमेंट्स फ्रॉम पार्टिसिपेंट एज वेल एज दोस फ्रॉम देयर सुपरवाइजर्स एंड पीयर्स। तो बेसिकली देखिए, इसमें इसको 360 डिग्री फीडबैक क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें ना कि सिर्फ जो पर्सन खुद का इवैल्यूएशन कर रहा है, बल्कि वो जो भी पार्टिसिपेंट ये इवैल्यूएशन प्रोसेस में इन्वॉल्व है ना, जिन सभी का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट हो रहा है, वो उनका भी कमेंट्स इसमें कंसिडर किया जाता है। फिर जो एम्प्लॉय है उसके सुपरवाइजर्स का भी कमेंट इसमें कंसिडर किया जाता है। और फिर पीयर्स,
तो उसके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उससे कनेक्टेड, वो वर्क से रिगार्डिंग, वो सभी का फीडबैक लिया जाता है फाइल कैलकुलेटिंग परफॉर्मेंस रिव्यू ऑफ दैट एम्प्लॉय। तो इसीलिए इसको कहते हैं 360 डिग्री, मतलब पूरे सभी डिग्री से वो फीडबैक ले लिया। और फिर चौथा टाइप है नेगोशिएटेड अप्रेजल। नेगोशिएटेड अप्रेजल is a more recent trend that involves mediator and aims to minimize the adversarial aspect of performance reviews by allowing subject to the present first. This is done to moderate the impact of performance evaluation of employees. देखिए नाम से ही पता चलता है नेगोशिएटेड अप्रेजल मतलब कुछ तो नेगोशिएशन किया है। तो ये केस में क्या होता है, एक मीडिएटर रहता है जो कि बीच में अगर कोई किसी भी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस ख़राब रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा, ठीक है, जिससे उसका परफॉर्मेंस एडवर्सली इम्पैक्ट हुआ है, अफेक्ट हुआ है, तो वो केस में मीडिएटर कोशिश करता है कि वो पर्सन का जो अप्रेजल है उसको नेगोशिएट कर सके, ठीक है। उसके जो रेटिंग्स में अगर कुछ बैड रेटिंग उसको देता है, मिलते हैं अच्छे रेटिंग नहीं मिलते, अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, तो उसमें कुछ तो नेगोशिएट करके एटलीस्ट वो सिचुएशन से गो थ्रू करके एटलीस्ट अपनी पोजीशन बरकरार रखे, ताकि उसको नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट क्वार्टर में चांस मिले कि अपने रेटिंग, अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने का, ठीक है। ऑल्सो प्लेसेस एन एम्फेसिस ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल बिफोर ऑफरिंग एनी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म व्हेन देयर आर डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन सबऑर्डिनेट्स एंड सुपरवाइजर। दिस स्ट्रक्चर इज ऑफन हेल्पफुल इन मीडिएटिंग दोज डिसएग्रीमेंट्स। मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ जो प्रॉब्लम्स हुए तो वो केस में उसको, वो एम्प्लॉय को क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ सकता है, अपने सबऑर्डिनेट्स का डिसएग्रीमेंट, सुपरवाइज़र का डिसएग्रीमेंट, मतलब उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा अगर उसका कुछ परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहेगा या कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा, कुछ भी एडवर्स प्रॉब्लम हो सकता है परफॉर्मेंस में, तो वो केस में उसको ना सराउंडिंग का सपोर्ट नहीं मिलता। तो ये केस में उसके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑफिस में। इसीलिए मीडिएटर उसकी मदद करता है कि वो इफ़ेक्ट्स को कम करे, वो डिसएग्रीमेंट्स को कम करे और उससे एटलीस्ट वो सिचुएशन से गो थ्रू करने में मदद करे, ताकि उसे नेक्स्ट चांस मिले खुद को इम्प्रूव करने का, खुद का परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने का। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझे हैं ये 4 टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क दिस एज वेरी वेरी IMP। आप आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्या है टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल? पहला सेल्फ इवैल्यूएशन, आपको कीवर्ड सिर्फ याद रखना है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। एक बार कीवर्ड समझो, डिटेल में कॉन्सेप्ट समझो, बस। नहीं, सेकेंड टाइम के लिए सिर्फ कीवर्ड अगर आपने लर्न कर लिया तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ नॉर्मल इंग्लिश के फॉर्म में ही दिया है, ठीक है। पहला है सेल्फ इवैल्यूएशन, दूसरा है पीयर असेसमेंट, तीसरा है 360 डिग्री फीडबैक और चौथा है नेगोशिएटेड अप्रेजल। तो ये 4 टाइप है परफॉर्मेंस अप्रेजल की। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यही पे एंड करते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, और फिर HR ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का भी टॉपिक देखना है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा स्टूडेंट्स, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप वो भी जाके ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हमारी हर वीडियो की लिंक आपको मिलेगी। और आपके मैक्सिमम दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम क्लियर होने में मदद हो। और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।